आपका स्वागत है पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज स्लिप्ड मोटर के बारे में, और जो 3 तरह के मोटर है उनके कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लिप्ड फेज मोटर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका डायग्राम है। यहाँ पर ये आयरन कोर का वाइंडिंग किया हुआ है, और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पर ये रोटर या आर्मेचर जिसे बोलते हैं वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम सप्लाई दिए, यहाँ पर सप्लाई को हम थीटा से सूचित करते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव यानी कि माइनस और प्लस दिया हुआ है। सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये परिपथ को पूरा करते हुए प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा, और प्राइमरी वाइंडिंग में जाने के बाद वहाँ पर क्या होगा, सप्लाई जुड़ जाता है, और वहाँ से रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। रेजिस्टेंस कब उत्पन्न होगा, जब रोटर वहाँ पर स्टार्ट होगा, यानी कि ऑन हो जाएगा ऊपर नीचे क्लॉकवाइज घूमने के लिए। जब वो रोटर घूमेगा तो उसमें सबसे पहले उत्पन्न होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या करता है कि विद्युत वाहक बल से फ्लक्स उत्पन्न होती है। क्या, फ्लक्स उत्पन्न होती है। इसी फ्लक्स के कारण क्या होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग को भेजता है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर भी इससे तार जुड़ा हुआ है, नहीं, केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, करंट फॉलो होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तब क्या होता है, ये नीचे न्यूट्रल की ओर बढ़ता है। यहाँ से करंट शुरू हुआ, और फिर क्या करता है, वो जितना वोल्टेज चाहिए उतना वो रोटर को देगा और स्टार्ट हो जाएगा। कौन स्टार्ट होगा, रोटर स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक तो देख लिए। अब हम देखते हैं कि इस विधि में सबसे पहले फेज स्लिप्टिंग मेथड के बारे में जानकारी लें। फेज स्लिप्टिंग मेथड है क्या। इस विधि में एक फेज को स्लिप करके, यानी कि तोड़ करके, तोड़ना है मतलब क्या, वाइंडिंग को तोड़ देना है, 2 भागों में बांट देना है। स्लिप्ट मतलब 2 भागों में तोड़ देना है, एक ही फेज को 2 भागों में तोड़ देना है। अब जैसे एक लकड़ी है तो क्या वो कुछ कमजोर भी हो सकता है। जैसे ये सिंगल फेज है तो ज्यादा पावर तो लोड सहेगा नहीं, तो इसलिए क्या करता है कि इसको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। और जैसे लकड़ी का उदाहरण दे रहे थे एग्जाम्पल, कि लकड़ी को जब हम 2 भागों में तोड़ेंगे और उसी के बराबर शेप में पकड़कर फिर उसको तोड़ना चाहेंगे तो पहले से ज़्यादा हमें पावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है क्या कि 1 से भले 2, यानी कि जब 2 आदमी मिल जाए या 2 लकड़ी जब एक साथ मिल जाएगा तो उसमें ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो इसलिए इस मोटर को भी अगर खराब करना हो या जलाना हो या जलेगा तो किस विधि कब ये संभव है, जब उससे ज़्यादा पावर उसे मिलेगा। यानी कि जब हमको 80 वाट मिल रहा था, अब 160 वाट मिलेगा हमको, यानी कि 240 वाट तक हम इसको सह सकते हैं। यानी कि पावर ऑफ कैपेसिटी बढ़ रहा है। फिर क्या है, इसका लाइफ टाइम भी बढ़ेगा, लाइफ भी ज़्यादा चलेगा। दूसरा, ये जब ऑटो स्टार्ट नहीं ले रहा था, अब क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑटो स्टार्ट और ऑटो ऑन हो सकता है, ऑटो ऑफ भी होगी। फिर तीसरा इसमें खासियत क्या होगी कि इसमें वाइंडिंग पहले 1 था, अब क्या हो गया, 2 हो गया। पहले कितना था, 1 वाइंडिंग था, अब क्या हो गया, 2 वाइंडिंग हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, 1 वाइंडिंग, सेकेंड वाइंडिंग, यानी कि इसे बोलते हैं पहला वाला को प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा को सेकेंडरी वाइंडिंग। पहला वाइंडिंग में क्या होगा, सबसे ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा, और चूंकि फ्लक्स को एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में भेजने में समय भी तो लग रहा है ना,
तो इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ कम होगा। कम होने का कारण भी है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में इससे कम टर्न होंगे, यानी कि जो कॉपर या एल्युमिनियम वायर लपेटे होंगे कुंडली नुमा बनाकर उसमें कम टर्न होंगे। जितना कम टर्न उतना कम वोल्टेज, जितना अधिक टर्न उतना अधिक वोल्टेज मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसमें पतले वायर होने चाहिए, कितना थिन वायर, तब जाकर अधिक टर्न होगा और आपको अधिक ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कह रहा है स्लिप करके 2 फेज बनाए जाते हैं, बना ना। किसी भी रोटर में जो उसमें खास बनाए हुए रहते हैं वो एक्स्ट्रा बना हुआ रहता है। 3 फेज तो उसमें 3 ही फेज रहेगा, 4 फेज का उसमें नहीं दिया है क्योंकि 3 ही फेज आता है। लेकिन अगर जहाँ पर 2 फेज है वहाँ पर 3 फेज का वाइंडिंग के लिए जगह दिया हुआ रहता है, ताकि आप अगर एक वाइंडिंग ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब एक वाइंडिंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टर्नों की संख्या कम हो जाएगी, टर्नों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि पावर भी तो बढ़ेगा ना। क्या होगा, पावर भी डिवाइड हो जाएगा सभी में, इक्वल नहीं, तो क्योंकि प्राइमरी में ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा, फिर थर्ड में जो वाइंडिंग होगा उसमें इससे भी कम होगा। यानी कि जैसे जैसे वाइंडिंग बढ़ेंगे टर्नों की संख्या कम होते जाएंगे और पावर ज़्यादा बढ़ते जाएगी। इसके लिए स्टेटर पर एक वाइंडिंग के अतिरिक्त दूसरी वाइंडिंग भी स्थापित की जाती है। क्या किया जाता है कि स्लिप करके जब 2 फेज बनाते हैं हम, तो ये तो है मोटर सिंगल फेज, लेकिन हम बना रहे हैं क्या, डबल फेज। डबल फेज के लिए क्या करना पड़ेगा, और स्टेटर में क्या करेंगे, 2 वाइंडिंग हम करेंगे, दूसरी वाइंडिंग स्थापित करेंगे। इसी दूसरी वाइंडिंग को क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। ये जो दूसरा वाइंडिंग है देख रहे हैं ना, सबसे पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग में जा रहा है, यहाँ से परिपथ जा रही है और यहाँ से आ रही है। यहाँ से आते आते क्या होगा, न्यूट्रल के पास शून्य होकर वो जमीन में, भूमि में चली जाएगी अर्थ के रूप में। यानी कि अर्थ के रूप में क्या जा रहा है, जो एक्स्ट्रा पावर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जो, और जो एक्स्ट्रा पावर मिल रही है उसे क्या कहेगा, जितना चाहिए उतना ऑब्जर्व करके बाकी को शून्य यानी कि 0 वेलोसिटी करके उसे न्यूट्रल के सहारे भूमि में भेज देगा अधिक वोल्टेज को। और मोटर में रोटेटिंग फील्ड उत्पन्न हो जाती है। रोटेटिंग फील्ड मतलब क्या हुआ, घुमाने वाली शक्ति। रोटेटिंग फील्ड मतलब क्या होता है, घुमाने वाली शक्ति, यानी कि जो रोटर को घुमाने में मदद करेगा। तो कौन मदद करता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो ईएमएफ के द्वारा उत्पन्न हो रही है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो ईएमएफ के द्वारा उत्पन्न हो रही है। इन दोनों वाइंडिंगों को समांतर में एक फेज के 2 फेज बन जाते हैं। क्या करेंगे, समांतर में जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करें, दोनों वाइंडिंगों को समांतर में यानी कि पैरेलल में लगाने पर क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, तभी एक वाइंडिंग से जो वाइंडिंग होगा, तब क्या करेगा, एक फेज के 2 फेज बन जाते हैं, है ना। क्या करेगा, पैरेलल में लगाएगा तब एक फेज के 2 फेज बन जाएंगे। इस सिद्धांत पर यानी कि किस सिद्धांत पर, स्लिपिंग फेज स्लिपिंग मेथड के सिद्धांत पर 3 प्रकार के मोटर है। कितने, 3 प्रकार के मोटर। तीन प्रकार के मोटर क्या है, 3 प्रकार के मोटर है। तो कौन कौन है, पहला स्लिप्ड फेज मोटर, देख रहे हैं, फेज स्लिपिंग मेथड हम देख रहे थे, लेकिन अब क्या है, फेज स्लिप्ड मोटर है यहाँ पर। दूसरा क्या है, कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण मोटर, यानी कि वैसा मोटर जो कैपेसिटर की सहायता से स्टार्ट होगा।
क्या होगा, जो कैपेसिटर की सहायता से स्टार्ट होगा। तीसरा है कैपेसिटर स्टार्ट तथा कैपेसिटर रन मोटर। वो तो केवल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद रन पकड़ने के लिए भी उसे क्या चाहिए, कैपेसिटर ही लगा हुआ होना चाहिए। केवल सपोर्टिंग एलिमेंट्स के रूप में हम कैपेसिटर को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि कैपेसिटर उसके लिए जीवन है। जैसे हम लोग के लिए हवा मूलभूत इकाई है, हवा के बिना हम एक क्षण नहीं जी सकते। खाना पानी के बिना तो हम दिन भर रह भी सकते हैं, लेकिन वायु के बिना क्या होगा, एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह से क्या, कैपेसिटर के बिना यह स्टार्ट नहीं होगा। भले ही उसमें वोल्टेज करंट जाएगी, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसे स्टार्ट करने वाला कौन है, कैपेसिटर है। हाँ, हम देखते हैं कि स्लिप फेज मोटर के मुख्य भाग कौन कौन है। स्लिप फेज मोटर के मुख्य भाग कौन कौन है, ये अब हम जानकारी देंगे। तो पहला है स्टेटर। स्टेटर में कौन कौन से भाग हैं, तो है बॉडी टर्मिनल बॉक्स, यानी कि जो इसके ऊपर, जो इससे आर्मेचर से दो वाइंडिंग निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स है। इसके बाद यहाँ पर यॉक या बॉडी, इसके ऊपर यॉक या बॉडी से ढक दी जाती है, तब फिर एक और टर्मिनल बॉक्स निकलेगा जो स्टेटर के सबसे ऊपरी भाग में कसा हुआ रहता है, जहाँ से हम लोड डालते हैं। जहाँ पर क्या करेंगे, मेन सप्लाई का लाकर कनेक्शन इस बोर्ड में डालेंगे टर्मिनल बॉक्स पर, और वही यह टर्मिनल बॉक्स है। फिर है साइड कवर, जो सभी किनारे से लगा हुआ था। फिर फैन ब्लेड, जहाँ पर पीछे फैन ब्लेड मोटर को, वाइंडिंग को ठंडा देने के लिए रखा हुआ रहता है, उससे क्या करता है वो फैन ब्लेड, जिसके पीछे साइड कवर लगा दी जाती है। फिर है बेरिंग प्लेट। बेरिंग के बारे में लिखा है, बेरिंग प्लेट मतलब जिस पे बेरिंग फिट रहता है। जितना बड़ा बेरिंग रहेगा, उससे हाफ mm व्यास का अधिक जगह दिया हुआ रहता है, ताकि उसे हमें निकालने में तो कठिनाई ना हो और फिर फिट करने में कोई कठिनाई ना हो। फिर है वाइंडिंग, यानी कि जो आर्मेचर में पतले टर्न या मोटे टर्न से हम कॉपर या एल्युमिनियम वायर से जो वाइंडिंग कर रहे हैं, वही यहाँ पर वाइंडिंग के बारे में दिया हुआ रहता है। फिर है ये नेम प्लेट, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन इक्विपमेंट हम जब ले रहे हैं, कोई भी सामान, तो इस पर क्या है, कंपनी ने किस कंपनी ने किस डेट में मैन्युफैक्चर किया है, इसमें कौन सा वायर लगा हुआ है, एल्युमिनियम या कॉपर, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर दिया हुआ है, न्यूट्रल कहाँ पर है, फेज कहाँ पर है, और बॉडी अर्थ कहाँ पर है, ये सभी की जानकारी नेम प्लेट पर दी हुई रहती है। अब है रोटर, ये क्या था, स्टेटर, रोटर, या इसे हम बोल सकते हैं आर्मेचर। क्या बोल सकते हैं, आर्मेचर। क्या बोल सकते हैं, आर्मेचर, रोटर या आर्मेचर, या आर्मेचर। सक्रोरल फेज मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो हम दे रहे हैं, उसी को यहाँ पर क्या कहा है, सक्रोरल फेज, यानी कि जो हम एक फेज से दूसरा फेज में स्लिप करके बना रहे हैं, और उसे क्या कर रहे हैं, समांतर में जोड़ रहे हैं। सीरीज में नहीं जोड़ रहे हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में नहीं, बल्कि समांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ने पर ही ये क्या हुआ, डबल फेज में कन्वर्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकती। फिर बेयरिंग। अब यहाँ पर क्या था, बेयरिंग प्लेट, रोटर में क्या है, बेयरिंग, तभी क्या होगा, वो रोटर या आर्मेचर क्या होगा, मूव करेगा, बेयरिंग के सहारे ही वो घूमेगा। फिर है शाफ्ट, जिस पर आर्मेचर का वाइंडिंग क्या रहता है, वो लंबा रॉड का बना हुआ रहता है। एक सामने फ्रंट पर, एक बैक पर क्या होगा, दो वायरिंग लगा हुआ रहता है। सामने वाला वायरिंग को बुश बोलते हैं, पीछे वाला को बॉल बेयरिंग के नाम से जानते हैं, जो फिट किया हुआ रहता है। बॉल बेयरिंग क्या होता है, जो उसमें हम स्नेह यानी कि जो ग्रीस वगैरह, मोबिल वगैरह जो डालते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि वो दोनों तरफ से ब्लॉक की हुई रहती है।
जिससे उसका लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज यानी कि अब केंद्रीय स्विच दिया हुआ रहता है ताकि जब एक फेज खराब भी हो जाए तो उसको परिपथ को ऑटोमेटिक तुरंत ब्रेक कर दे और वो दूसरी वाइंडिंग पर, तब जब ब्रेक कर देगा तो क्या होगा, वो सिंगल फेज मोटर की तरह काम करेगा और ऑटोमेटिक क्या करेगा, जब ऑन ऑफ होते हुए रहता है तो ऑफ से ऑन की ओर लेकर जाता है और उसे सेकेंडरी वाइंड पर यानी कि सिंगल फेज वाइंडिंग पर उसे कंटिन्यू चालू रखता है यानी कि चलते रहता है। फिर एक स्विच है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच है की सहायता देना पड़ता है। अब हम क्या देखेंगे आगे, इसी के बारे में टॉपिक पढ़ते हैं।
तो हम लोगों ने क्या देखा था अभी, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज स्लिप मोटर। अब हम देख रहे हैं वर्किंग ऑफ स्लिप फेज मोटर, यानी किस तरह से स्लिप फेज यानी कि सिंगल से जो डबल फेज स्लिप करके बनाए थे तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से वर्क करता है। तो क्या कर रहा है कि स्टेटर की दोनों वाइंडिंगों को समान कर, यानी कि यह क्या बॉडी में जो स्टेटर में सिंगल फेज वाइंडिंग कर रहे थे, स्लिप करने के बाद दो फेज में उसे कन्वर्ट किए ताकि किस लिए उसे ज़्यादा पावर मिले और वो ऑटो स्टार्ट ले। मतलब सिंगल फेज मोटर जो ऑटो स्टार्ट नहीं ले रहा था, 200 या 240 वोल्ट से ज़्यादा पावर मिलने पर क्या हो रहा था, वो गर्म हो जा रही थी और जलने की ज़्यादा संभावना थी। अब उसे डबल फेज में कन्वर्ट कर दिए हैं तो क्या होगा, उसे ज़्यादा पावर की भी आवश्यकता पड़ेगी और वो जलेगी भी नहीं, जलेगी लेकिन उससे ज़्यादा पावर मिलेगा। तो किस में हम जोड़ते हैं, पैरेलल में, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो कह रहा है कि स्टेटर के दोनों वाइंडिंगों को समांतर में लगाकर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि सबसे पहले पैरेलल में जोड़ेंगे, उसके बाद सप्लाई से जोड़ देंगे, इससे मेन सप्लाई से जोड़ देंगे। तो मुख्य वाइंडिंग में 90 डिग्री लैंगिक करंट उत्पन्न होती है। क्या होता है, 90 डिग्री लैंगिक करंट उत्पन्न होता है, क्योंकि मुख्य वाइंडिंग का इंडक्टेंस सहायक वाइंडिंग की अपेक्षा काफी अधिक होता है। इंडक्टेंस मतलब फ्रीक्वेंसी, किसी को भी कैच करने की, यानी करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का, यानी कि उसका आवृत्ति को बढ़ाने की शक्ति क्या होता है, अधिक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में। अतः दोनों में फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल डिफरेंस। जो फेज डिफरेंस कर रहा है इसी को क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। और सप्लाई दो फेज की भांति कार्य करने लगता है, जिसमें हम जो मेन सप्लाई दिए थे तो क्या है, इसके बाद वह दो फेज की तरह कार्य करने लगेगा। पहले सिंगल फेज में कार्य कर रहा था लेकिन अब डबल फेज में काम करेगा, क्योंकि दोनों में हम क्या कर रहे थे, उसे स्लिप करके दो फेज में यानी कि दो वाइंडिंग किए थे, इसलिए दोनों में क्या था, हम दोनों में गर्म सप्लाई दिए। इसलिए क्या हुआ, समांतर में जोड़ने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के जरिए वो दूसरा वाइंडिंग भी जुड़ गया और उसमें भी करंट फॉलो होने लगा और मोटर स्टार्ट हो जाती है। जब उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, यानी कि घुमाव बल, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि घुमाव चुंबकीय बल क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब घुमाव बल जो उत्पन्न होती है, तो इसके कारण क्या होता है, वो चलने लगता है और मुख्य वाइंडिंग में अधिक करंट होता है। जहां पर मेन सप्लाई दी जा रही है प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, अधिक करंट वहां पर होता है और सेकेंडरी में कम। मुख्य वाइंडिंग में अधिक करंट होता है। यदि मुख्य वाइंडिंग करंट में मतलब आई मैक्सिमम हो और वाइंडिंग सेकेंड में आई क्या होगा, स्लो हो, तो प्रवाहित होती है आई यानी कि करंट लाइन वोल्टेज से बना फेज कोण क्या हुआ, थीटा टू आई, यानी कि करंट की फेज श्रेणी में, यानी कि जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो थीटा से अधिक हो जाता है। क्या होगा, यानी कि जहां पर हमको समांतर में हम जोड़ने पर जितना हम चाहते थे, जितना में वो सप्लाई देकर मोटर जल न सके उतना ही तक मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या है, उससे अधिक वोल्टेज हमें मिलने के लिए प्राप्त हो जाएगा। क्या है, उससे अधिक वोल्टेज मिलने के लिए प्राप्त हो जाएगा। वाइंडिंग के कोण के अंतर यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर क्या होगा, थीटा। क्यों थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 थीटा में से 1 थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, 1 थीटा, इसलिए हम केवल थीटा भी इसे बोल सकते हैं, जो लगभग 30 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर कितना हो रहा था, 90 डिग्री, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, 30 डिग्री।
इस डिफरेंस से ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, यानी कि घुमाव बल उत्पन्न होता है। इसी डिफरेंस के कारण कितना डिफरेंस हो गया, 60 डिग्री का डिफरेंस हो गया, होगा ना। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। ये क्या होगा, डिफरेंस। क्या होगा, डिफरेंस। कितना आ गया, 60 डिग्री का मेरा डिफरेंस आ गया। यही जो डिफरेंस उत्पन्न पैदा हो रही है, जो डिफरेंस आ रही है, इसी के कारण क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं, यानी कि घुमाव चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, मुख्य वाइंडिंग मोटर स्टार्ट करते हैं और वो चलने लगते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसका हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर।